तो नमस्कार सभी को। हमने पिछली क्लास में देखा था हड़प्पा सभ्यता पर सामाजिक चर्चा की, सामाजिक संरचना पर चर्चा की, सामाजिक ढांचा के साथ हड़प्पा सभ्यता पर इस पर चर्चा की। आज हम चर्चा करेंगे किस पर, हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक संरचना पर या आर्थिक ढांचे पर। कि हड़प्पा सभ्यता के लोग अपनी आजीविका को चलाने के लिए किस प्रकार से कौन कौन सी गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियों को संचालित करते थे और अपने रोजगार के अवसर, रोजगार और अपनी आजीविका को निर्मित करते थे। तो आधार के बिंदु वही हैं जो पहले थे। देखिए देख कैसे, जैसे कि समाज में आधार के बिंदु क्या थे, कॉमन थे। वैसे इसके लिए कि कोई भी समाज होगा वो अपनी आजीविका के लिए सबसे पहले क्या करेगा, पशुपालन क्रमबद्ध तरीके से। जब पशुपालन धीरे धीरे उन्नत विकसित अवस्था में आएगा, पशुपालन से उसे क्या मिलेगा बताइए। पशुपालन से क्या नहीं मिलेगा, पशुपालन से एक तो उसके परिवहन की आवश्यकताएं पूरी होंगी, पशुपालन से उसकी कौन सी आवश्यकताएं पूर्ति होंगी, खाद्यान्न की। पशुपालन से उसकी वस्त्र की आवश्यकताएं, क्या नहीं होगा पशुपालन से बताइए। फिर जब पशु पालेगा तो दूध भी मिलेगा, उसके बच्चे भी होंगे और उसके बच्चे होंगे पशुओं के, तो उनका इस्तेमाल वो परिवहन में भी कर सकता है, खेती में भी कर सकता है। बोलिए परिवहन में ही नहीं, लेकिन पशुपालन का इस्तेमाल कैसे हो सकता है, कृषि में। उनसे ऊन मिलेगी बताइए, उनसे वस्त्र बना सकता है। खाल मिलेगी, उनसे वस्त्र बना सकता है। दूध मिलेगा, उससे खाद्यान्न की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। बोलिए खाद बना सकता है। तो ये पशुपालन के लाभ तो उसने समझ लिए और वो पशुपालन को उन्नत अवस्था में लेकर आया उस टाइम का मानव हड़प्पा सभ्यता का। और उसने गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, गधा और सुअर पालना चालू किया। क्या आज वर्तमान में इसका कंपैरिजन करके देखें? यस, आज भी पशुपालन होता है, आज भी गाय का दूध पीते हैं, आज भी बकरी पाली जाती है, आज भी भेड़ पाली जाती है, आज भी पशुओं को कृषि कार्य में लगाया जाता है, पशुओं को का इस्तेमाल खाद्यान्न की आवश्यकता और बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा आज क्लोन भी तैयार किए जा रहे हैं। कोशिश की जा रही है कैसे जीन तैयार किए जाए जिससे कि ऐसे पशु जो अनुकूल कर सके, पर्यावरण में अनुकूलित कर सके और ज्यादा से ज्यादा वो हमें खाद्यान्न वस्तुओं उपलब्ध करा सके। आज गोबर खाद का इस्तेमाल किया जा रहा है, बोलिए अमृत खाद जिसे कहा जा रहा है, और उनके द्वारा जो वेस्टेज है उसका इस्तेमाल सीएनजी जैसे प्लांट लगाने में और गैस बनाने, बायोगैस बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो पशुपालन का उपयोग तब भी होता था, आज भी। अब पशुपालन जब विकसित हो जाता है तो व्यक्ति किस पर ध्यान देता है, कृषि पर। धीरे धीरे कृषि डेवलप, आपने देखा मध्य पाषाण काल में पशुपालन विकसित होने लगा धीरे धीरे, तो वो नव पाषाण काल में मानव ने पशुपालन के बाद कृषि कार्य करना चालू कर दिया। अब कृषि जब विकसित अवस्था में होती है तो व्यक्ति क्या करता है, नए नए उद्योग लगाता है। बोलिए उद्योग का मतलब क्या है, जहाँ वस्तुओं की प्रोसेसिंग होती है, जहाँ वस्तुएं कच्चा माल लेकर जाए, हाँ, जहाँ हम और वहां से हमें बना हुआ, जैसे कि हम मिट्टी लेकर जाए तो हमें वहां से क्या प्राप्त हो जाए, घड़ा प्राप्त हो जाए। तो विभिन्न छोटे छोटे उद्योग लगा दिए गए, जहाँ आप देख सकते हैं कृषि जब अच्छी इसकी स्थिति में आई, यहाँ उन्नत कपास का श्रेय, याद रखना विश्व में कपास उत्पादन का श्रेय नहीं जाता है। गेहूं, जौ, मटर, तरबूज, खरबूज जो आज हम गर्मी में देख रहे हैं, तो वो आज हम खा रहे हैं, वो कब सब कहाँ से आए बताइए। यहाँ से आज कपास के वस्त्र पहनने वो कहाँ से आए बताइए, हड़प्पा से। क्या आज ये सब की खेती होती है? आज भी कृषि होती है। और जब कृषि अधिशेष की, देखो कृषि दो प्रकार की होती है, एक तो निर्वाह कृषि, कि उतने लोग, 5 लोग और 5 लोगों ने उतना ही अनाज उत्पादन किया जितना उन्हें आवश्यकता थी। पर अधिशेष का मतलब सरप्लस की स्थिति, जहाँ 5 लोग हैं और उन्होंने 5 लोगों ने उतना अनाज उत्पादन किया तो उन्होंने खा भी लिया और बच भी गया। अब बच गया तो क्या करे व्यक्ति, तो बच गया तो व्यक्ति क्या करेगा, जब कृषि अधिशेष की स्थिति में आती है तो व्यक्ति क्या करता है, नए उद्योग लगाता है, दूसरे दूसरे काम करता है कृषि का कार्य छोड़ के, क्योंकि एक व्यक्ति 5 लोगों के बराबर खाने का उत्पादन कर पा रहा है। तो बताइए 5 लोग क्या करेंगे, दूसरा काम करेंगे। वो कहेंगे कि हम छोटे छोटे अन्य वस्तुओं का निर्माण करेंगे समाज से, जैसे कि हम बर्तन बनाएंगे। बोलिए यहाँ आप देखें धातु के बर्तन बनते थे, धातु की मूर्तियां बनती थी, मिट्टी के बर्तन और मूर्तियां बनती थी, कांच के, मन के वस्त्र, मुहार, हाथी दांत, लकड़ी, पत्थर, कई उद्योग यहाँ मौजूद थे, जहाँ मनुष्य अपनी समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उद्योगों में कच्चा माल लाता था और उससे मनुष्य के लिए उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करता था। तो यहाँ देख सकते हैं आप उद्योग थे। यस, क्या आज उद्योग है? आज भी उद्योग, आज बड़े बड़े उद्योग है, आज मशीनीकृत उद्योग है। बोलिए आज इंटरनेट वगैरह, रोबोटिक्स, एआई, ये सब से, सॉफ्टवेयर से संबंधित जो उद्योग है, उस समय ये सब नहीं हुआ करते थे। तो हमें ये बात समझ में आई भी नहीं आई कि आजीविका चलाने के लिए वहां लोग इन उद्योगों पर निर्भर थे, और आज एक नए नए पैटर्न पर आधारित उद्योग आ गए जो उस समय नहीं थे। तो सोचने वाली बात है कि इतिहास हमें मैसेज दे रहा है, इतिहास हमें समझा रहा है कि प्राचीन काल में ये था और आज परिवर्तन होते होते विकास की प्रक्रिया में हम कौन कौन से नवीन उद्योगों को स्थापित कर पा रहे हैं, इनोवेशन क्या क्या कर पा रहे हैं। हाँ, बाह्य और घरेलू व्यापार, व्यापार का मतलब आर पार जाना, इस पार से उस पार जाना। व्यापार का मतलब होता है व्यक्ति वह सामान बेचने के लिए, उससे मुनाफा कमाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है।
चाहे वो घरेलू स्तर पर हो चाहे वो बाह्य स्तर पर हो। घरेलू स्तर पर मतलब एक शहर से दूसरे शहर जाना, गांव से शहर जाना बोलिए, एक राज्य से दूसरे राज्य जाना बोलिए, उसे हम कहते हैं कि घरेलू स्तर पर व्यापार हो रहा है। और वही व्यक्ति एक देश से दूसरे देश में जाता है तो हम कहते हैं कि विदेश में भी व्यापार चल रहा है। उस समय भाई साहब हमारा जो है ना बाह्य व्यापार मेसोपोटामिया के साथ व्यापार होता था। सोचो मेसोपोटामिया, ये उस समय यहाँ शब्द यूज किया मेलुआ। मेलुआ शब्द का इस्तेमाल यही इसलिए गया है कि भारत के हड़प्पा या लोथल से आने वाले जितने भी जहाज थे वो कहाँ डेरा डालते थे, मेसोपोटामिया में, वहां अपनी वस्तुओं को बेचते थे। तो सोचने वाली बात है कि आज हम सोच रहे हैं कि आज भी हमारा विदेश व्यापार, यस आज भी हमारा विदेश व्यापार, आज भी हमारा चाहे फ्रांस हो, जर्मनी हो, अमेरिका हो, विभिन्न देशों के साथ आज भी हमारा एक्सपोर्ट होता है, इम्पोर्ट होता है। वहां से वस्तुएं लाते हैं, यहाँ से वस्तुएं ले जाते हैं। बोलिए अब अगली बात, परिवहन। परिवहन के कौन से साधन थे? तो बताइए, कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार करने जाएगा तो वो उड़ के हवा में तो जाएगा नहीं, या पानी में तैर के तो जाएगा नहीं कि बोरा रख लिया और समुद्र पार कर नहीं। तो जलमार्ग और स्थल मार्ग। सोचिए उस समय के लोग भी स्थल मार्ग और जलमार्ग का इस्तेमाल व्यापार के लिए करते थे। मेसोपोटामिया जाते थे तो पानी के जहाज से जाते थे। और आपको पता है कि समुद्र में यात्रा करके और व्यापार करना कितना कठिन है। ये कैसे पता लगाना कि किस दिशा में जाना है समुद्र में। तब व्यापार के लिए जहाज को हम पानी में दूसरे देश में ले जाएंगे, ये कैसे ज्ञान हो, कौन सी हवा किस दिशा में चल रही, मौसम कैसा है, भाई सब नक्षत्र गणित तर्क विद्या का ज्ञान था जो हमने पिछली क्लास में देखा था। तभी वो है स्थल और जलमार्ग का इस्तेमाल अपने व्यापार के लिए भली भांति कर पाए। क्या आज परिवहन के साधन के रूप में हम इनका इस्तेमाल करते हैं? आज एक और मार्ग जोड़ के वायु मार्ग का इस्तेमाल करते हैं। आज हवाई जहाज से भी वस्तुएं लाई और ले जाई जाती हैं। क्या माप तोल, अब वस्तुएं देंगे तो ऐसा तो नहीं कि माप तोल नहीं करेंगे। आप जाते ही शक्कर या तेल लेने के लिए, ऑयल लेने के लिए या चीनी लेने के लिए दुकान पर जाते हैं तो आप क्या कहते हैं बताइए? ये तो नहीं कहते अरे भाई मुझे बस चीनी दे दो, तो वो आपको फेंक के चीनी दे देगा, लो ले जाओ। नहीं, आप कहते हैं मुझे 1 किलो चीनी दे दो। बोलो तो वैसे ही माप तोल की इकाइयां उस समय भी मौजूद थी 16 के अनुपात की, आज भी मौजूद है। बोलो 16 के अनुपात, 16 आना चलता था भारत में। बोलो आना चलता था 16 आना। तो उस समय माप तोल था, आज भी माप तोल। बोले आज भी माप तोल का इस्तेमाल किया। विनिमय के साधन, वस्तु विनिमय। उस समय वस्तु विनिमय जितना मुद्रा प्राप्त नहीं हुई है, मोहरें प्राप्त हुई है और भी अन्य पीतल के हमेशा के टाइप के प्राप्त हुए, परंतु इसके आधार पर आप कह नहीं सकते कि बड़ी संख्या में वहां पर व्यापार या लेन देन कैसे होता था। तो हमने यही अंदाजा लगाया कि वहां पर अधिकांशतः लेन देन किससे होता था और किससे होता था बताइए? वस्तुओं से। एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु दी जाती थी। परंतु आज मुद्रा, इसका इस्तेमाल किया जाता है। आज ऑनलाइन, आज डिजिटल मुद्रा आ गई, कागज मुद्रा आ गई, आज स्टील की भी मुद्रा, धातु की भी मुद्रा। तो आज इस्तेमाल किस का करते हैं हम? मुद्रा का। तो हमने आर्थिक संरचना में क्या पढ़ा कि वो पशुपालन करते थे, आजीविका चलाना, यस। कृषि करते थे, यस। आज भी करते हैं। उद्योग स्थापित थे, यस। आज भी व्यापार करते थे, यस। घरेलू और बाह्य स्तर पर परिवहन के साधन जलमार्ग और वो स्थल मार्ग का यूज करते थे। आज हम वायु मार्ग का भी इस्तेमाल, माप तोल करते थे, यस। आज भी माप तोल करते हैं। 1 किलो 1000 ग्राम विनिमय के साधन के रूप में वस्तु विनिमय, और आज हम मुद्रा के विभिन्न प्रकारों का यूज करते हैं। तो आज की क्लास यही संपन्न होते हैं। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, हम राजनीतिक जीवन पर चर्चा करेंगे, धार्मिक सांस्कृतिक जीवन पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, खुश रहिए। अगली क्लास में वेट कीजिएगा और इस क्लास पर आप कमेंट्स देकर अपने फीडबैक बता सकते हैं आपको कैसी लगी क्लास, जिससे कि मुझे भी प्रेरणा मिलेगी और अच्छे से आपको इस प्लेटफॉर्म से ज्ञान देने की और आपकी सफलता की दर को उच्चतम करने की। थैंक यू सो मच। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। जय हिंद।